एसडीएस हटा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा फी डबल कर दिया और अमेरिका का ग्रीन कार्ड वेट टाइम अब 20 साल तक पहुंच गया है। क्या आपने अपने लिए 2025 में सही कंट्री चूज की है? वो स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट चेंज कर लेते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? हाँ, ग्रेट पॉइंट। 8 नवंबर 2024 से अगर कोई स्टूडेंट अपना LI मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो चेंज करता है तो अब सिंपल अपडेट नहीं चलेगा, मतलब उन्हें नया स्टडी परमिट करना पड़ेगा। और अगर किसी स्टूडेंट का स्टडी परमिट रिफ्यूज हो गया हो तो क्या वो सेम पैल यूज कर सकते हैं? नो, अगर स्टडी परमिट रिजेक्ट हो जाता है ना तो नया पैल लेना पड़ेगा री एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अगर एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं हुआ या स्टूडेंट ने विदड्रॉ किया है, तब एग्जिस्टिंग पैल को आप रीयूज करना अलाउड है, तो एज लॉन्ग एज इट्स स्टिल वैलिड। सुन रहे थे कि रूल्स जो हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ है? देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये हर साल बदलता है। ये मतलब ये एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 6 महीने तक सेम रूल्स रखेगी। कनाडा ने एसडीएस हटा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा फी डबल कर दिया और अमेरिका का ग्रीन कार्ड वेट टाइम अब 20 साल तक पहुंच गया है। क्या आपने अपने लिए 2025 में सही कंट्री चूज की है? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का टॉपिक लिटरली हर इंडियन स्टूडेंट के माइंड में होता है कि कौन सी कंट्री चूज करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, कहाँ पढ़े 2025 में। मेरे साथ है मिस्टर प्रवीण खीजा। हेलो सर। हेलो, आई वेलकम यू। थैंक यू। Okay, so today we will discuss about Canada, Australia and USA. So let's start with Canada. ओके Okay, so what's the new update about Canada visa process? ओके कनाडा का वीज़ा प्रोसेस पहले काफ़ी स्ट्रीमलाइन था, स्पेशली SDS के थ्रू, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स को 20 दिन में वीज़ा आ जाता था और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके परफेक्ट होते थे। लेकिन नवंबर 2024 के बाद IRCC ने SDS बंद कर दिया और ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब सब इंडियन एप्लीकेंट्स को रेगुलर स्टडी परमिट स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें प्रोसेसिंग टाइम जो है वो अब बढ़ गया है, वो 6 से 8 हफ्ते और मे बी उससे भी ज़्यादा। और जो मेजर चेंजेस आई हैं 2024-25 में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ना फंड्स रिक्वायरमेंट जो है ना वो बढ़ चुका है। अब स्टूडेंट्स को जो कैनेडियन डॉलर 20,635 का लिविंग कॉस्ट, जिसको हम GIC बोलते हैं, वो मतलब शो करना पड़ता है। पहले ये 10,000 था, तो इससे डेफिनेटली खर्चा जो है डबल हो गया है। और साथ ही 1 साल की ट्यूशन फीस भी अप फ्रंट करनी पड़ती है। बट देखो, ये जो 1 साल की फीस अप फ्रंट की जब बात कर रहा हूँ, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जनरल स्ट्रीम है, आप 6 महीने के भी करवा सकते हो, लेकिन हम सुजेस्ट करते हैं कि 1 साल की ही आपको करनी है। और दूसरी बात, अगर आप 6 महीने की करोगे तो फिर आपको ये जो पैसे हैं, जो आपने रिमेनिंग फ़ी जो आपकी 1.5 साल या जो भी आपका कोर्स है, वो आपको अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, और वो भी 3 महीने पुराना। तो हम लोग जो अभी करंट जो वीज़ा सक्सेस है वो इतना अच्छा नहीं है, तो हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आप 1 साल की फ़ीस ही भरिए, ठीक है। और जो सेकंड है वो है IELTS रिकमेंडेशन। बहुत स्टूडेंट्स 6 ओवरऑल विद 5.5 इन 1 मॉड्यूल के साथ अप्लाई कर रहे हैं, बट मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप IELTS में ना 6 बैंड ईच के साथ, मतलब आप रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में 6 से कम ना हो, क्योंकि अभी जो करंटली है ना, जो IRCC स्क्रूटनाइज कर रहा है एकेडमिक्स और लैंग्वेज रेडीनेस, और बहुत क्लोजली, अगर आपके लो बैंड स्कोर हैं, हमने अभी रिसेंटली बहुत सारी रिफ्यूजल्स देखी हैं और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपकी यूनिवर्सिटी या कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो उसके लिए IELTS की रिक्वायरमेंट जो आपका लिसनिंग या रीडिंग या राइटिंग में 5.5 बैंड है ना, तो उसकी वजह से हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो आप बोल रहे हैं कि आप इसको इम्प्रूव करके दोबारा लॉन्च करिए। और एक और मेरी तरफ से सजेशन ये है कि डिग्री प्रोग्राम्स को है ना, वो डिप्लोमा के आप मेरी तरफ से रेकमेंडेशन है कि डिग्री कम लेके डिप्लोमा ना लेके आप डिग्री में जाइए, क्योंकि
जो डिग्री प्रोग्राम्स है ना, जैसे बैचलर्स है या फिर मास्टर्स हैं, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। IRCC है ना, जो क्लियरली शो करता है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स की जगह के अगर डिग्री बेस्ड प्रोग्राम सेफर हैं, आपको वीज़ा अप्रूवल के चांसेस भी ज़्यादा मिलेंगे। एक और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको बोलते हैं PAL। ये अब मैंडेटरी हो गया है। जनवरी 2025 का अपडेट है, मतलब 22 जनवरी 2025 से ये जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है PAL, सभी स्टडी परमिट एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी हो चुका है। पता है, ओरिजिनली ये मास्टर्स जब ये लॉन्च हुआ था तो मास्टर्स और PhD के लिए नहीं था, वो एग्जाम थे। बट अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोविंस के थ्रू आप मतलब इन प्रोग्राम्स में जा रहे हो, डिग्री या फिर PhD, मास्टर्स डिग्री या PhD में, तो आपको PAL लेना ही पड़ेगा। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है। पैल सबको चाहिए, मीन्स चाहे PhD स्टूडेंट हो चाहे मास्टर्स हो। एग्जैक्टली, इवन अगर आप हाई लेवल रिसर्च स्टूडेंट हो ना, तब भी PAL के बिना स्टडी परमिट एप्लीकेशन मतलब नहीं होगा एक्सेप्ट। ठीक है, सो ये पार्ट है कनाडा के 2025 स्टूडेंट कैप पॉलिसी का, जिसमें IRCC ने इंटरनेशनल परमिट्स को 4,37,000 पर ईयर पर लिमिट कर दिया है, which is 10% lesser than 2024। तो मतलब अब लग रहा है कि कनाडा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है और नंबर्स भी थोड़ा कम कर रहा है। सो PAL लेना फर्स्ट स्टेप बन गया है। हर प्रोविंस का प्रोसेस अलग हो सकता है, बट मोस्टली योर यूनिवर्सिटी हेल्प्स यू सिक्योर इट, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो स्टूडेंट्स जो इंस्टीट्यूट चेंज कर लेते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? हाँ, ग्रेट पॉइंट। 8 नवंबर 2024 से अगर कोई स्टूडेंट अपना DLI मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, वो चेंज करता है, तो अब सिंपल अपडेट नहीं चलेगा। मतलब उन्हें नया स्टडी परमिट करना पड़ेगा। पहले आप IRCC पोर्टल पे जस्ट DLI चेंज कर देते थे, बट अब इंस्टीट्यूशन स्विच करने पर नया परमिट मैंडेटरी हो गया। मतलब वीज़ा नहीं, permit. You need to apply for your study permit again. So it's a lengthy program, and I never recommend students to change the institution if you are in Canada. और अगर किसी स्टूडेंट का स्टडी परमिट रिफ्यूज हो गया हो तो क्या वो सेम PAL यूज कर सकते हैं? No. अगर स्टडी परमिट रिजेक्ट हो जाता है ना, तो नया PAL लेना पड़ेगा री एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अगर एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं हुआ या स्टूडेंट ने विड्रॉ किया है, तब एग्जिस्टिंग PAL को आप रीयूज करना अलाउड है, तो एज लॉन्ग एज इट्स स्टिल वैलिड, राइट? दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू नो। Okay, so what's your opinion about Canada study visa process overall? देखो, स्ट्रिक्ट हो गया है लेकिन स्टिल मैनेजेबल है इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। देखो, IELTS मिनिमम 6 इन ईच स्कोर, ये अगर है, चूज डिग्री प्रोग्राम्स ओवर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, अप्लाई अर्ली टू सिक्योर PAL, बी अवेयर ऑफ PGWB एलिजिबिलिटी रूल्स जो आपके हैं, एंड अवॉइड अननेसेसरी DLI चेंजेस। प्रॉपर गाइडेंस के साथ स्टूडेंट्स इजीली वीज़ा ले सकते हैं, बट आपको ना मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, राइट? Now let's move to Australia. सर 2024 में काफ़ी हेडलाइंस बन रहे थे कि रूल्स जो हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ है? देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये हर साल बदलता है। मतलब ये एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 6 महीने तक सेम रूल्स रखेगी, राइट? जो 2024 में था वो अब 2025 में नहीं है, क्योंकि 2025 में मिनिस्टीरियल डायरेक्शंस आ गई हैं। ये जो मिनिस्टीरियल डायरेक्शन, इसने सारी वो गेम ही पलट दी है ना? तो ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं इसका वीज़ा प्रोसेस जो है सब क्लास 500, मतलब इसमें हम सब क्लास 500 के अंदर लॉन्च करते हैं, राइट? तो इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले GS रिक्वायरमेंट, जो जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, राइट? जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसको हम SOP का नाम भी देते हैं ना, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई यू आर गोइंग, आपका प्लान क्या है, वापस आने का इंटेंट है भी कि नहीं, है ना? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स आपको दिखाने होते हैं,
2024 से जो लिविंग एक्सपेंस है ना, उसका जो वो भी बढ़ गया है। जैसे अभी कनाडा में मैंने अभी बात की है ना, Yes, yes. जैसे GIC बढ़ गया है 10,000 से अब 20,000 समथिंग हो गया है। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने एक साल में पता है 2 बार ये इंक्रीमेंट किया है। दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। Yeah, it is. सबसे पहले इट वाज 21,000 कुछ था, फिर 24,505 हुआ, अब ये 29,710 हो गया है। इसके अलावा आपको ट्यूशन फीस और रिटर्न टिकट भी कवर करना पड़ता है, और अलॉन्ग विद ओवरसीज हेल्थ कवर। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब जो रिक्वायरमेंट है। तीसरा है IELTS या फिर आपका PTE या फिर TOEFL का स्कोर। IELTS का 6 ओवरऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पहले 5.5 के साथ चल जाता था। इन सम केसेस सम यूनिवर्सिटीज दे डू टेक, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एडमिशंस, राइट? Okay. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाथवेज। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा ये जो है रिक्वायरमेंट कि आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 6 ईच मिनिमम चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 6.5 या इक्विवेलेंट जो भी PTE या TOEFL के है। ओके, तो यहाँ और- भी स्क्रूटिनी हो गई है। यस। और एक और सबसे बड़ा शॉक है जो स्टूडेंट्स के लिए, उनकी पॉकेट पे भारी पड़ेगा। ये बहुत स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा जिन्होंने अपनी फाइल्स लॉन्च की है। ऑस्ट्रेलिया ने एक भयंकर शॉक दिया है। जो एप्लीकेशन फीस होती है ना, वो एकदम $710 से, मतलब पिछले जुलाई में चेंज किया इन्होंने, $1,600 कर दी। ओह, दैट इज मतलब ह्यूज चेंज। ऐसा इतना होता नहीं है। और एक और न्यूज़ बताऊं, ये अभी Yes. बिल्कुल अभी आई नहीं है, न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो अभी आपको पता है ना, अगले महीने मई में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन है, और ऑस्ट्रेलिया के जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, उसके जो एक लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसको नॉर्मली कहते हैं कि अगर हम आए तो हम क्या करेंगे, ये जो फीस है 1,600 इसको 2,500 कर देंगे। ओह, और एक और बढ़िया चीज़ बताऊं, अगर आप ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, ये वो बोल रहे हैं, ओके, मतलब होगा नहीं होगा ये तो टाइम बताएगा, हो सकता है ये इलेक्शन का स्टंट हो, है ना। अगर आप ग्रुप ऑफ 8 में आ रहे हो तो $5,000 आपको पे करना पड़ेगा जस्ट एज एन एप्लीकेशन फीस, जो अभी कितनी है, जस्ट $1,600। तो दिस इज समथिंग ऑस्ट्रेलिया जो ये बोल रहा है ना कि हर रोज कुछ ना कुछ नया, तो ये हो सकता है। अब ये स्टूडेंट्स हैं जो 2025 में जाएंगे इलेक्शंस के बाद, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ना हो ऐसा, क्योंकि नोबडी वांट्स टू पे, और हम कभी भी अपने स्टूडेंट्स के लिए नहीं चाहते हैं उनको ज़्यादा पे करना पड़े, है ना। तो यहाँ भी वैसे ओवरऑल स्क्रूटनी ज़्यादा हो चुकी है ना। एक और चीज़ है इसमें ना, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही क्लोजली चेक करते हैं, मतलब वो किस एजेंट के थ्रू आए हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया की फाइल की वैल्यू आपके एजेंट से भी बनती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर चीज़ का हिसाब रहा है उनके पास कि आपकी फाइल कौन से एजेंट ने अप्लाई किया है, और इंटेंट क्या है आपका, ये भी वो देखते हैं, और फिर जेन्युइन हो या नहीं, मतलब इंटरव्यू भी यूजुअली ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरव्यू तो करती हैं, लेकिन आपको पता है हाई कमीशन भी इंटरव्यू ले सकता है। मतलब इट इज़ नॉट फिक्स नहीं है कि होगा या नहीं होगा, Okay. लेकिन सरप्राइज कॉल्स आई हैं, ठीक है। सो अगर उनको कोई भी डाउट है ना तो वो कॉल कर सकते हैं। और ये एक और ट्रेंड आया है कि अब IELTS का मिनिमम बैंड स्कोर 6 या उससे ज़्यादा हो सकता है इन 2025 में, ये भी एक सोच सुनने में आया है। और अगर स्टूडेंट्स कोर्स स्विच करते हैं ना, जो वहाँ जाके बहुत स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पहले तो कर लेते थे, लेकिन अब एक और रूल आया है जिसके अंदर मिनिमम 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले वो नहीं कर सकते हैं। okay. So according to you, students have to be prepared. Yes, they have to be prepared. Australia is not like any other country. Australia is different, right? Okay. Yeah. Now the big one, USA. F1 का वीज़ा प्रोसेस स्टूडेंट्स को काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगता है, ओके, एंड उसके क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और क्या स्टेप्स हैं? देखो, यूएसए का जो प्रोसेस है ना, वो
वो थोड़ा अलग है। सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है किसी SEVP अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में, है ना। फिर आपको मिलता है I-20 फॉर्म, जिसमें लिखा होता है आपका ट्यूशन फीस, आपका लिविंग कॉस्ट, आपका प्रोग्राम ड्यूरेशन। अब आप कहोगे कि ये जो उसमें लिविंग कॉस्ट लिखा है ना, ये जो I-20 में, ये अलग हो सकता है, यू नो, बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एंड देयर लोकेशन, राइट। सो जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको सर्विस फी पे करना होता है, दैट इज $350 अमेरिकन डॉलर्स। ये जो सर्विस है 1 साल के लिए वैलिड है, एग्जैक्टली 365 डेज के लिए। मतलब आप एक बार अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो गया तो यू कैन री अप्लाई विद द सेम सर्विस फी, दैट्स ग्रेट, एंड नॉट ओनली वंस, 3 बार आप कर सकते हो, ठीक है। अमेजिंग। और वीजा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उसके लिए $185, ये हर बार आपको पे करना पड़ेगा। Okay. ये वन टाइम पेमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप दोबारा लॉन्च कर रहे हो यू हैव टू पे दैट अगेन। और फिर आता है इन पर्सन वीजा इंटरव्यू, जो कि आपको यू नो सबसे क्रिटिकल स्टेप है। इंटरव्यू कहाँ होगा? यूएस की एम्बेसी में। यूएस की एम्बेसी कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, है ना। तो ये बड़े सिटीज हैं, और भी हैं इंडिया में, तो ये कुछ मेजर सिटीज हैं। और मैं सुजेस्ट करूंगा, बहुत लोग ना ये थोड़ी भेड़ चाल होती है जनरली, यू नो, कुछ लोग स्पेशली चेन्नई जाते हैं, वहाँ पे उनको लगता है कि वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। पंजाब से बच्चा चेन्नई जाए डजंट मेक एनी सेंस। See, if you're a good student, you don't have to worry. Of you course. can apply for the nearest visa interview, मतलब embassy. That is Delhi. You don't need to go to Chennai or Mumbai, right? हाँ, अगर slot नहीं मिल रहा तो that's a different issue. क्योंकि slots नहीं मिलते हैं Yes, student visa I have के लिए. heard. Waiting time बहुत है, क्योंकि you know वहाँ पे होता क्या है? इंटरव्यू, और इंटरव्यू में ऑफिसर चेक करता है क्या, देखो हर कंट्री, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, उन्होंने आपका देखना है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो ना। इंटेंट क्या है? पढ़ने की इंटेंट है, मतलब पढ़ने जाना है कि वहाँ पे जाके परमानेंट रेजिडेंसी या फिर काम करने जाना है, ठीक है। आपके पास इनफ फंड्स हैं क्या? जनरली $25,000 से $50,000 का प्रूफ लगता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा है वो है इंटेंट। इंडिया में वापस आने का प्लान है या PR? अगर आपके वापस आने का प्लान नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर आपको 1 मिनट में पहचान लेगा, और 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस में, मैक्सिमम 8-9 क्वेश्चंस में आपको डिसीजन दे देते हैं, और मैक्सिमम 2-3 मिनट में उनका डिसीजन आ जाता है, हाँ या ना। अगर पासपोर्ट रख लिया तो हाँ, अगर वापस दे दिया तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल के वो क्या करते हैं, आपको वापस दे देते हैं स्माइल करके। ओके। तो बच्चा रोता आता है वापस, क्या करें, रिजेक्ट हो गया, और देयर इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड। बच्चा सोचता है मैंने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, जो उन्होंने पूछा मैंने दिया, लेकिन उनको जो चाहिए उनको मिल गया आपसे, राइट। तो क्या वीजा स्लॉट्स के लिए अभी भी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं? यस, रिसेंट यू नो नंबर्स के अकॉर्डिंगली इंडिया में एवरेज 55 डेज का वेटिंग पीरियड है, जो कि अपॉइंटमेंट के लिए ये कम और ज़्यादा भी होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंगली, है ना। यूएस गवर्नमेंट का जो बैकलॉग है ना, वो कर रही है कोशिश उसको रिड्यूस करने की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अनलाइक कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए हैज यू नो फिक्स्ड फंड अमाउंट स्पेसिफाई नहीं है। मतलब अभी हम बात कर रहे थे ना कितने फंड्स शो करने हैं, अभी मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि I-20 में एस्टिमेटेड कॉस्ट रहता है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा है, और वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो डिपेंड करता है आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली फंड्स दिखाना पड़ेगा कि कितने फंड्स आपको चाहिए, राइट। ओके, सो व्हाट्स योर फाइनल थॉट्स ऑन वीजास? देखो, फाइनल थॉट्स अगर इफ यू आस्क मी, कनाडा के बारे में उनका प्रोसेस स्ट्रिक्टर हो गया है, बट स्टिल यू नो वीज़ा फ्रेंडली है, नो इंटरव्यू। ऑस्ट्रेलिया जो है वो GS इंटरव्यू, हाई फाइनेंशियल प्रूफ नीडेड, आपको पता है जैसे, प्लस हाई
कॉस्ट वीज़ा, जैसे आपको बताया कि 1600 और फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस हैं। Yes. और यूएसए जो है सबसे कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंटरव्यू, वेरिएबल टाइमलाइंस, बट यू नो सक्सेस रेट इज गुड फॉर वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स। तो चॉइस इज योर्स। Okay, thank you. वेलकम।